हेलो एंड वेलकम गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां हम आपको कराएंगे फन के साथ साथ थोड़ी स्टडी भी। तो हम पढ़ाएंगे ऐसा आपको समझ है जैसा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर। जी हाँ, दो ध्रुवता का अंत। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था शीत युद्ध का दौर, आज हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं दो ध्रुवता का अंत। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दो ध्रुव का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो भागों में बंट गया था। कुछ देश अमेरिका के साथ थे और कुछ देश सोवियत संघ के साथ थे। इसे ही दो ध्रुवीय कहते हैं। अगर हम बुक की लैंग्वेज में कहें तो द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो रूस के अन्य देश की तुलना में शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे। इस प्रकार शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय से दो ध्रुवीय में बदल गया था। दो ध्रुवीय में बदल गया था। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद कई वर्षों तक ये दो महाशक्तियां ही विश्व स्तर पर प्रभुत्वशाली बनी रहीं और समस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु थी। शक्ति संरचना का यही रूप ही द्विकेंद्रीय विश्व या द्वितीय ध्रुव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए जानते हैं दो ध्रुवीय विश्व के पतन के जो कारण थे वो क्या क्या थे। फर्स्ट है अमेरिकी गुट में फूट। अमेरिकी गुट में फूट का अर्थ है जैसे जो देश अमेरिका के साथ थे उस टाइम में, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि, इन देशों के को अमेरिका पर अविश्वास होने लगा था। मतलब वो समझते थे कि अमेरिका उन्हें धोखा देगा या फिर ऐसा ही कुछ। और सेकंड है सोवियत गुट में फूट। जिस प्रकार अमेरिकी गुट में फूट द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक कारण बनी थी, वहीं सोवियत गुट में पड़ी फूट ने भी द्विध्रुवीय विश्व अवस्था को पतन की ओर धकेला था। थर्ड है सोवियत संघ के पतन। जो सोवियत संघ का पतन था वो सोवियत संघ का जो एक महत्वपूर्ण कारण बना था। तत्कालिक सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे खोर्चेव द्वारा चलाए गए राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार के कार्यक्रम थे, वही सोवियत संघ के पतन का कारण बने थे। और जो सोवियत संघ के पतन का दूसरा कारण था वो था तत्कालिक, जैसे कि सोवियत संघ के जो गणराज्यों में प्रजातांत्रिक एवं उदारवादी भावनाएं वो पैदा होने लगी थी। और फोर्थ है गुट निरपेक्षता की आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन उस टाइम पे जो सभी देश थे दो ध्रुवीय में शामिल थे, उन सबको देशों को ये हिदायत दी जाती थी कि वो उन दोनों देशों का साथ छोड़कर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएं और अपना पूर्ण विकास करें। आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता के बारे में जानते हैं। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यह यहाँ पर भूमि और अन्य जो उत्पादक थे संपदाओं पर राज्य का ही स्वामित्व एवं नियंत्रण था। और वहाँ की जो सरकार थी वहाँ के नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान कराती थी, जैसे कि शिक्षा की हो गई, चिकित्सा और स्वास्थ्य, हर तरह की। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत के उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध। भारत ने शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उत्तर साम्यवादी देशों से अपने संबंधों को नई दिशा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद जो 15 गणराज्य थे उनके संबंध बनाने के लिए भारतीय जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य जो उस टाइम पे महत्वपूर्ण नेता थे, इन देशों की यात्राएं की तथा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान से जो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक सहयोग के लिए एक विशेष ढांचे का निर्माण किया। 1993 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव, उन्होंने उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की यात्राएं करके उनके साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। इसी तरह भारत ने जो मध्य पूर्व के अन्य उत्तर साम्यवादी देशों तथा यूरोप एवं एशिया के जो उत्तर साम्यवादी देश थे उनको अपने साथ संबंध है उनके मजबूत किए। आगे बढ़ते हैं, वही है भारत सोवियत संघ के संबंध। भारत और जो सोवियत संघ के संबंध है वो पहले से बहुत मजबूत हैं। जैसे कि रूस ने सदैव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे का भारत का साथ दिया, कश्मीर मुद्दे पर। और भारत को रूस ने सदैव अत्याधुनिक हथियार प्राप्त हुए हैं और जो भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने में सहायक हुए हैं। और भारत ने रूस के माध्यम से काफ़ी हद तक अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। और रूस ने भारत को परमाणु क्षेत्र में भी हर तरह का सहयोग दिया है। और वहीं जैसे जब भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी तो भारत ने व्यापार किया था रूस के साथ और उसकी विदेशी मुद्रा में भी हेल्प की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? सोवियत संघ के पतन के बाद रूस जो था पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के जो दो देश थे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया गया था।
जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यापारिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना, पूंजीवाद पद्धति से कृषि करना तथा मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना शामिल है। जैसे कि वित्तीय खुलेपन तथा मुद्राओं की आपसी परिवर्तन भी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी दुनिया का अर्थ। तो दूसरी दुनिया का अर्थ का मतलब है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत संघ कर रहा था। जो पहला जो अमेरिका वाला गुट था उसे पहली दुनिया कहा जाता था और जो सेकंड था वो सोवियत संघ, उसे दूसरी दुनिया कहा जाता था। वहीं है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार के बारे में जानते हैं। आइए। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के दौरान जब जर्मनी दो भागों में बंट गया था, उसके पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था, जबकि पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में था। सन 1961 में दोनों भागों के बीच में एक दीवार बना दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। यह पूरे तरह जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी को बांटती थी। और वहीं 1989 में बर्लिन की दीवार को ढहने को द्विध्रुवीय का अंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दीवार को ढहने के पश्चात ही विश्व में सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया था तथा अब तक दो ध्रुवीय में बटा विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।